साथियों, आपको जितना थैंक यू कहूं कम है, क्योंकि आपने हमारा लास्ट वीडियो मैं लोन डिफॉल्टर हूं 2 लाख से अधिक लोगों ने मात्र 2 से 3 दिन में उस वीडियो को देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही आपने हमारा वीडियो मैं आर्बिट्रेटर हूं, मैं रिकवरी एजेंट हूं, और इन वीडियो को भी आपने पसंद किया। तो आज हम इन सभी वीडियो का एक मिक्स रूप, एक अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एनबीएफसी का जन्म ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हुआ है। मार्केट में इतना कंपटीशन है कि हर कंपनी आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेल करना चाहती है, और उनका सेल प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोन पर लोन देना चाहती है। वह यह भी नहीं जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति को मैं लोन दे रहा हूं वह लोन रिकवर हो भी पाएगा या नहीं। एनबीएफसी कंपनी भली बात ही जानती है कि मेरे द्वारा दिए गए अनसिक्योर्ड लोन को लेना इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए भी लेकिन मार्केट में जो कंपटीशन है कि यदि वो लिबरल नहीं हुए तो दूसरी कंपनियां आगे बढ़ जाएगी। तो घर बैठे व्यक्ति को जिसका सिविल स्कोर अच्छा है उसको फोन आ जाता है कि भाई आप लोन लीजिए। अब आपको एक बात बताऊं, सिविल स्कोर किसका अच्छा होगा? एक व्यक्ति जो जागीरदार है, जिसके पास पुरखों की 1000 बीघा संपत्ति है, जिसके गले में गोल्ड की चेनें हैं, जिसके हाथों में अंगूठियां हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका सिविल स्कोर अच्छा होगा, या फिर उसका सिविल स्कोर होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी जो मात्र 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाता है, लेकिन जब उसको घर में एसी खरीदना था, फ्रिज खरीदना था, यहां तक कि अगर उसको मोबाइल भी खरीदने थे, तो ऐसी स्थिति में उसने उनका भी फाइनेंस करवाया। यानी कि वह व्यक्ति जो 20-30 हजार रुपए फाइनेंस करवा रहा है, वह टाइमली उस ईएमआई को पे कर रहा है, और देखते देखते उस व्यक्ति का सिविल स्कोर बढ़ गया। अब एक बहुत बड़ी बात कहूंगा कि चाहे मुकेश अंबानी साहब हो या नरेंद्र जोशी या आप भी क्यों ना हो, हम सभी का जो सिविल स्कोर है वह 900 के अंदर रहता है। ये नहीं कि मुकेश अंबानी या अडानी साहब जो है वो बड़े बिजनेसमैन है तो उनका स्कोर 900 के ऊपर हो जाएगा। एक आम व्यक्ति जो 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाता है, यदि वह अपने जीवन में जितने लोन लेता है उनको टाइमली रीपे करता है, तो उसका स्कोर अंबानी साहब और अडानी साहब से भी ज्यादा हो सकता है। तो सिविल स्कोर का मायना यह कतई नहीं है कि इंसान कितनी ग्रोथ कर रहा है या कितना कमा रहा है। सिविल स्कोर का मायना यह है कि उसने जितने लोन लिए, भले रिश्तेदारों से पैसा लाके उसने पैसा भरा है, भले उसके पास फूटी कोड़ी नहीं थी, लेकिन वो टाइम पे कहीं से भी एडजस्टमेंट करके किस्त भर रहा है, उसका सिविल स्कोर अच्छा हो गया। और इसी सिविल स्कोर पर ये एनबीएफसी कंपनियां आपको लाखों रुपए के लोन प्रोवाइड कर देती है। अब क्या ये सिविल स्कोर कंपनियां देख रही है तो ये नहीं देख रही कि आपके नाम पर पहले से कितने लोन है, लेकिन इनका सेल्स इनको इतना बढ़ाना है जिसकी हद नहीं है। और साथ ही जितना ये सेल्स बढ़ा रहे हैं ना, उतना इनको अपना एनपीए भी घटाना है और अपने राइट ऑफ भी खत्म करने हैं। इसीलिए एनबीएफसी कंपनियां ये कतई परवाह नहीं करती है कि हम जिनको लोन दे रहे हैं उनका लोन हमसे रिकवर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचारे एनबीएफसी कंपनियां धमाधम लोन देती है, धमाधम लोन। और एक लोन लेने वाला व्यक्ति ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर नीति से अपने लोन को पे करने की पूरी कोशिश करता है, शिद्दत से कोशिश करता है। चाहे एक वकील हो, चाहे एक सीए हो, एक प्राइवेट नौकरी पेशा आदमी हो, डॉक्टर हो, फौजी हो,
छोटा रेहड़ी चलाने वाला हो या बड़ा बिजनेस टाइकून हो, हर व्यक्ति, यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि कोई आरोपी अपराधी भी क्यों ना हो, वह भी हमेशा यह कोशिश करता है कि उसका लोन कभी डिफॉल्ट नहीं हो, ताकि उसका सिविल स्कोर कभी नहीं बिगड़े। सच बात तो यह है कि लोग कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते, लोन रिकवरी एजेंट से नहीं डरते, लोन डिफॉल्टर किसी आर्बिट्रेटर से नहीं डरते, सबसे पहले डरते हैं तो सिविल खराब होने से, और इसी सिविल को मेंटेन रखने के चक्कर में वह लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं। अब साहब लोन डिफॉल्टर सिविल को बचाने के चक्कर में लोन को रीपे करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और लोन डिफॉल्ट होने लगता है। लोगों को समझ में ही नहीं आता है करे तो क्या करें। कई लोग इस चक्कर में कि रिकवरी एजेंट घर पे आएगा, मेरे परिवार को पता चल जाएगा, मेरे समाज को पता चल जाएगा, मुझ पे कानूनी केस हो जाएंगे। कई लोग रिकवरी एजेंट की बदमाशियों से, उनके हरेसमेंट से परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की कितनी भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्या कोई जेल के सलाखों के पीछे आप जाने वाले नहीं है। और इतनी सारों केसों को आपने एक कर दिया ना, और 138 या फिर सेक्शन 25 के मुकदमे हो गए तो मैक्सिमम 2 साल। लेकिन जिंदगी को छोड़ देना ये कोई विकल्प है क्या? जो लोग आत्महत्या का निर्णय करते हैं, जो घर छोड़कर चले जाना पसंद करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिंदगी खत्म कर देने से बेहतर है इन मामलों का निस्तारण करना। और एक बात बता दूं, बड़ी से बड़ी नेशनलाइज बैंकें और ये सारी एनबीएफसीआं सेटलमेंट करती है। ये सेटलमेंट क्यों करती है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी रिकवरी एजेंट से नहीं डरना है, किसी फेक आर्बिट्रेशन में इससे नहीं डरना है। और कानून तो वैसे भी आपके साथ है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि लोन चुकाना प्राथमिकता जरूर हो सकता है, लेकिन पत्नी और बच्चों से पहले नहीं। यानी किसी व्यक्ति का परम दायित्व तो यह बनता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे, उनकी जिम्मेदारी निभाए, उसके बाद लोन की बारी आती है। और इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। अरे आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, नहीं भर पाए, विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात खराब है, कंपनियां क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? लोन रिकॉल नोटिस भेजेगी, लोन डिमोन नोटिस भेजेगी, रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे, रिकवरी एजेंट फोन करेंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, सिविल सूट की कार्रवाई होगी, डीआरटी चले जाएंगे। कोई फांसी तो नहीं लगने वाली है ना। इसलिए घुट घुट के जीना दोस्तों बंद करो। ये मार्च का महीना है। मैं पहले कहना चाहता हूं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने इरादों को कंपनी को अवगत कराइए और उसके लिए एक प्री लिटिगेशन प्रायर नोटिस भेजिए। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है प्री लिटिगेशन नोटिस। प्री लिटिगेशन का यानी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, और हम तो कहते ही नहीं आप कार्रवाई करो, तो हम इसे अनुरोध पत्र कह सकते हैं। कई लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि नोटिस भेजने के लिए एडवोकेट्स के पास जाना पड़ता है। अरे मैं तो कहता हूं कि पहले से आप लोन डिफॉल्टर है, पहले से ही आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता तो आप चुका नहीं देते। अब ऐसी स्थिति में यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेंगे, यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट के पूरे केसेस में सलाह लेंगे और उनसे नोटिस बनवाएंगे, तो यकीन मान के चलना कि एक लोन में कम से कम 7 से 8 बार नोटिस की जरूरत पड़ती है और कभी कभी 10 बार। एक लोन का खर्चा हो जाता है आपका लाख रुपए के आसपास। जो लोग सेटलमेंट एजेंसियों को हायर करते हैं वो जानते हैं महीने की नई ईएमआई शुरू हो जाती है, तो कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा लीगल एक्सपर्ट हायर करो जो आपसे एक मामूली चार्ज ले और वो वादा करे आपसे कि शुरू से अंत तक जब जब भी आपको लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ी वो आपको सपोर्ट करेगा। ये बात मत करो कि आज क्या लोगे, कल क्या लोगे, बाद में क्या लोगे, अंत तक क्या लोगे। सिर्फ वन टाइम बात करें, वन टाइम। जैसे सेटलमेंट भी होता है ना, वन टाइम सेटलमेंट, तो वन टाइम बात। और ये भी नहीं कि कितने महीने सर्विस देंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अरे नहीं भाई, हो सकता है लोन आपके 9 महीने लगे आपको सेटल होने में, 1 साल लग जाए।
तो आप तो बात करो ना, जब तक मेरे ये लोन नहीं निपटेंगे तब तक आपको मुझे सपोर्ट करना है। और करना क्या है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आपको जो भी नोटिस आएंगे आप उनको व्हाट्सअप करोगे, वो आपको गाइड करेंगे, जरूरत पड़ी वो ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वन टाइम बात। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक नोटिस वकील साहब से भिजवा दिया तो दूसरा भी उन्हीं को भेजना पड़ेगा, तीसरा भी उन्हीं को भेजना पड़ेगा। खुद की लड़ाई को खुद लड़ना सीखे। और किसी को लगता है कि मैं समर्थ नहीं हूं, तो मैं खुला कहता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन कीजिए। ओनली 399 की मेंबरशिप है और वहां सारे ड्राफ्ट आपको बने हुए मिलते हैं। साप्ताहिक लाइव मिलता है, जहां कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई मन में संकोच है तो बात करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं। साथियों, एक ही बात कहूंगा कि यदि आपने बैंकों को प्रायर नोटिस, कंपनियों को प्रायर नोटिस भेज दिया और विधिक आधारों पे भेजा, तो मैं 100% दावे की चोट के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कंपनी उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे सकती है। उनके पास रटा रटाया जवाब है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अपना प्रायर नोटिस भेजो, खुद के पास कॉपी रखो, ओरिजिनल पोस्ट ऑफिस की रसीद है वो खुद के पास रखो, और डिलीवरी रिपोर्ट 8-10 दिन बाद निकाल लो। अब आपने डिलीवरी रिपोर्ट निकाल ली, अब डिलीवरी रिपोर्ट निकाल ली, उसके बाद मान लो आपको रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे, आपकी मर्जी हो तो उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ। उसके बाद कोई तुर्रम खान रिकवरी एजेंट आपको ये कहे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं आज रिकवरी करने के लिए, तो लोन रिकवरी एजेंट नोटिस हाथों हाथ उसको व्हाट्सएप कर, ये प्रोवाइड करेंगे आपके लीगल एक्सपर्ट। लोन रिकवरी एजेंट हाथों हाथ व्हाट्सएप करो। लोन रिकवरी एजेंट जब व्हाट्सएप करोगे ना, बोलती बंद हो जाएगी। और ये आलतू फालतू जो रिकवरी एजेंट करते हैं ना, कि आपके साथ धारा 420 में, 406 में दिल्ली बार एसोसिएशन आपकी जांच करेगी, आधार कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपके सीज हो जाएंगे, ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट्स को सीधा सा लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप करो और कहना कि जब आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको एक स्वागत पत्र पे साइन कराएंगे, और उस स्वागत पत्र का नाम है इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। और जो भी इंटीमेशन लेटर जानता है ना, उसकी भाषा समझ ली ना, बल्ले बल्ले है, कोई तनाव ही नहीं है, बिल्कुल भी तनाव नहीं है। अब आपने रिकवरी एजेंट घर आ रहा है, आपने हाथ में उसको कागज दिया, 2 कागज दिए, ले भाई पहले पढ़ ले और अच्छी तरह पढ़ ले। अच्छी तरह पढ़ने के बाद चल दूसरी कॉपी पे साइन करके दे। पैर कांपने लग जाते पैर। क्यों? बिना डीआरए लाइसेंस, बिना होम विजिट लेटर, बिना अथॉरिटी लेटर, बिना कंपनी आईडी कार्ड, बिना खुद का आईडी कार्ड, वो आपके घर पे आए, साइन करेंगे तो करेंगे कैसे? और मान लीजिए कोई एक्सपर्ट पर्सन आया भी, सारे दस्तावेजों के साथ आया, तो इंटीमेशन लेटर में क्या लिखा है? उसमें ये थोड़ी लिखा भी पैसा दे रहा हूं, उसमें कुछ अलग लैंग्वेज लिखी है, वो तो लेके जा और तेरे ब्रांच में जमा करा। दूसरी बात, कोई तुर्रम खान आए, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे बात करे, सीधी रिकॉर्डिंग पे बात करे, दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाए। और कॉल कोई करता है तो उसको भी रिकॉर्डिंग मोड पे बात करे। और जब भी कोई फोन करे या फिर आपके घर रिकवरी एजेंट आए और जब मैटर वीडियो रिकॉर्डिंग का हो, कॉल रिकॉर्डिंग का हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको सामने वाले व्यक्ति को उसका नाम पूछना है, अपना लोन अकाउंट नंबर पूछना है, कौन सी कंपनी से आए हो ये पूछना है, कौन सी एजेंसी से आए हो ये पूछना है। अगर ये 3-4 सवाल आपने स्टार्ट में कर लिए ना, तो रिकवरी एजेंट समझ जाएगा ये आप क्यों पूछ रहे हो। मतलब आप उनके खिलाफ एक तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट तैयारी कर रहे हो। किसी रिकवरी एजेंट का ये अधिकार नहीं है कि वह आपके मान सम्मान को प्रभावित करे, आपको प्रताड़ित करे, और इस बात को आपको सुनना आवश्यक है। अब बारी हो गई रिकवरी एजेंट नोटिस की, हो गई इंटीमेशन लेटर हो गया, प्रायर नोटिस हो गया। अब कंपनी क्या करेगी आपको मालूम है? कंपनी भेजेगी सीधा आपको लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस। यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है तो लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस का रिप्लाई आप आसानी से दे सकते हो, वो भी मेंबरशिप चैनल पे पोस्ट अगर देखना चाहो। अब लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस से काम नहीं हुआ, रिकवरी एजेंट से काम नहीं हुआ, कंपनी आपके ईसीएस बाउंस करेगी। ईसीएस हिट करके आपको सेक्शन 25 का नोटिस देती है।
अब सेक्शन 25 केवल एक ईएमआई का होता है, लेकिन ये लोग कई बार आपके मल्टीपल ईसीएस हिट करा के आपको नोटिस भेजते हैं। तब वहां पर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के साथ 138 एनआई एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आप रिप्लाई भेजिए। यकीन मान के चलना, अच्छा रिप्लाई देंगे ना, कोर्ट में केस ही फाइल नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसी तरह 138, यदि आपने प्रायर नोटिस भेजे और उसमें चेकों का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं आपको 138 से भी राहत मिल जाएगी। अब सेक्शन 25 या 138 में अगर कोई केस फाइल हुआ तो कोर्ट से आपको प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है, फिर समन आता है, फिर बेलेबल वारंट आता है। ये एक लंबी प्रक्रिया, और अगर पूरी प्रक्रिया चल भी गई ना तो सालों लग जाते हैं, और सजा क्या है, 2 साल। लेकिन आज तक 2 साल की सजा नहीं होती है, कई 6 महीने, कई 9 महीने, कई 12 महीने, और हाथों हाथ वहां सजा सस्पेंशन होके आपको बेल मिलती है। 10 मिनट के लिए भी आपको जेल नहीं जाना पड़ता है, ये मैं कह रहा हूं आपको। अब सेक्शन 25 के बाद 138 हो गया, अब फिर भी इनका पैसा तो आया नहीं, तो इनको इंतजार नहीं है, इनको धैर्य नहीं है। क्या ये ब्राह्मण स्वभाव के आवेश में आ जाते हैं? धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। तो करते क्या है, वो तुरंत ही आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के लिए कई कंपनियों को इतनी जल्दबाजी है कि सीधा आर्बिट्रेशन की हियरिंग का नोटिस आ जाता है। न धारा 62, न धारा 21, न धारा 12, सीधा आर्बिट्रेशन का नोटिस। अब आर्बिट्रेशन के नोटिस में धारा 62 आए तो मैं कहता हूं आपको जवाब नहीं देना आपकी इच्छा है, लेकिन धारा 21 का नोटिस आते ही जवाब दो। आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट पे जवाब दो, आर्बिट्रेशन फर्स्ट हियरिंग जवाब दो, आर्बिट्रेशन की सेकंड हियरिंग जवाब दो। लेकिन इसके बाद भी अगर आर्बिट्रेटर की आंखें नहीं खुलती है ना, तो जनाब अपना त्रिनेत्र खोलिए, अपनी तीसरी आंख खोलिए और उसमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कीजिए, जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। दुनिया का कोई आर्बिट्रेटर कानून को ताक पे रखकर यदि आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और लोग कहते हैं कि यदि कोई आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर भी देता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके जिला न्यायालय में लाया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर दिया तो आपको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में वहीं जाकर आपको उस आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जब आर्बिट्रेटर अवार्ड आपके घर पे आता है ना, उस समय एक ऐसा जवाब देना चाहिए कि कंपनी खुद, आर्बिट्रेटर खुद रिकॉल कर ले अपने आर्बिट्रेशन अवार्ड को। ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र मौजूद है, क्योंकि फर्जी प्रक्रिया से कोई आर्बिट्रेशन होते हैं ना तो उसकी शिकायतें भी की जा सकती है। ये चीज ध्यान रखें। अरे जब मजिस्ट्रेटों की शिकायतें होती है क्या, तो आर्बिट्रेटर की क्यों नहीं? और ये तो कंपनी के हित में काम करते हैं, हजारों लूप होल रखते हैं। इनकी शिकायत करने के लिए कोई वजह चाहिए? वजह तो आपके नोटिस के जवाब में है, लेकिन जवाब बराबर देना है, ये ध्यान रख लीजिए। और कई आर्बिट्रेटर तो ऐसे हवा में आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, अपने पते पे मौजूद ही नहीं है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई दोगे ना, लौट के आ जाएगा, और जैसे ही लौट के आ जाए एक करारा ईमेल ठोक देना, और ऐसा ईमेल होगा जो इनको हवा टाइट कर देगा। साथियों, बोलना पड़ता है ऐसा शब्द, क्योंकि हम भी नहीं बोले तो बोलेगा कौन। इसीलिए एक बात कह रहा हूं, ये सारी बात उन लोगों के लिए जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन के शिकार हुए। कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं, सर आप लोन डिफॉल्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। जी नहीं, हम लोगों से कहते हैं कि यदि आपके पास धन है तो इनको निपटा लीजिए, लेकिन यदि आप आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं तो रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। और जब बात सेटलमेंट की आती है और आर्बिट्रेटर पूरे फ्लैट तरीके से हुआ है, रिकवरी एजेंट की आपने वाट लगा के रख दी, सेक्शन 25 138 को कवर कर लिया, तो कंपनियों के पास विकल्प क्या है सिवाय सेटलमेंट। 20 लाख के लोन के ऊपर में ये डीआरटी जाते हैं, लेकिन इनको भी पता है जिनको लोन दिया उनके पास है क्या वसूल कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में इनके पास सेटलमेंट ही एक अंतिम रास्ता है। तो फिर ये सेटलमेंट पे आते हैं, और वह सेटलमेंट आपने कितना लोन लिया, कितनी ईएमआई भरी, कब से डिफॉल्ट है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रिंसिपल बाकी है, उस पर निर्भर होता है। और सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है तो आपको बार बार अवसर मिलते रहेंगे। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में है ना, करीब 300 से अधिक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट है, और मैं दावा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने
हमारे वीडियो देख लिए, उनको किसी कॉल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी लीगल एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। जिसने चैनल ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके मेंबर बन गया चैनल का, तो उसमें इतनी जानकारियां है कि पूछो मत, कि हर व्यक्ति अपने मैटर को खुद फाइट कर सकता है, इतनी जानकारी है। अरे लोन डिफॉल्ट एनबीएफसी करेगी क्या? रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, रिकवरी कॉल्स, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, 138 तो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर चेक नहीं होते हैं। इसके बाद यदि आपका क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद उस बैंक में अगर आपका खाता नहीं है, तो उनके पास आर्बिट्रेशन के अलावा दूसरा विकल्प कौन सा है? ऐसी स्थिति में सिवाय आपको आर्बिट्रेशन के बाद सेटलमेंट करने के अलावा कंपनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपको ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि यदि आपकी लिए विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन के शिकार है, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने, क्या क्या ड्राफ्ट्स आपको तैयार करने। सबसे पहला होता है लोन चार्ट। एक कंप्लीट लोन चार्ट आपके पास बना हुआ रहना चाहिए। दूसरा होता है, पहला हो गया लोन चार्ट, दूसरा होता है प्रायर नोटिस, जिसके साथ डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट होनी चाहिए। तीसरा होता है इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। चौथा होता है लोन रिकवरी एजेंट नोटिस। पांचवा होता है सेक्शन पहले लोन रिकॉल नोटिस का रिप्लाई। पांचवा होता है डिमांड नोटिस रिप्लाई। छठा होता है सेक्शन 25 रिप्लाई। सातवां होता है 138 रिप्लाई। आठवां होता है आर्बिट्रेशन के फर्स्ट नोटिस का रिप्लाई, फिर आर्बिट्रेशन का सेकंड रिप्लाई, फिर आर्बिट्रेशन का थर्ड रिप्लाई, फिर आर्बिट्रेशन का फोर्थ रिप्लाई, फिर आर्बिट्रेशन फेल मतलब इन्होंने अवार्ड कर दिया तो लास्ट फाइनल रिप्लाई। और इसके बाद यदि उनका आर्बिट्रेशन फेल हो गया ना, तो वो भेजेंगे आपके लिए क्या, क्रिमिनल एक नोटिस भेजते हैं, हम क्रिमिनल कंप्लेंट कार्रवाई करेंगे, उसका रिप्लाई। तो ये देखिए 4, 8, 12 और 2 14 प्रकार के रिप्लाई आपके पास होने चाहिए। आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इन 14 प्रकार के ड्राफ्ट को समझ लिया, तो यकीन मान के चलना कि वो अपनी पूरी जंग जीत गया। साथियों, लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। 10 जजमेंट हमने बताए हैं मेंबरशिप चैनल पे, जिनको जान के आप समझ सकते हैं कि यदि लोन डिफॉल्ट हो गया तो एक सिविल डिफॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट और वरीयस हाई कोर्ट ने इस मैटर को क्लियर किया है कि लोन रिकवरी के दूसरे तरीके आपके पास सिविल प्रणाली में मौजूद है, तो आप क्रिमिनल प्रणाली का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात है, जो अपने अधिकारों को जान गया, जो अपने हक को जान गया, जो बोलने की कला सीख गया और हर नोटिस का रिप्लाई देना सीख गया, उनके लोन के सिर्फ सेटलमेंट होते और कुछ नहीं होता। अरे कोर्ट में भी यदि आपके खिलाफ कोई सेक्शन 25 का हुआ है और आप पहली या दूसरी हियरिंग पे कहते हो कि साहब मैं इनका पेमेंट जमा कराने को तैयार हूं, कोर्ट खुद कहती है पेमेंट लो। क्यों? क्योंकि उसी कोर्ट के अंदर उनके हजारों मुकदमे चल रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो दूसरी बार उनको परिणाम भुगतते हैं। और तीसरी चीज, ये क्षेत्राधिकार का पूरी तरह उल्लंघन करते हैं आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेटर की ज्वाइंट मीटिंग रखते हैं, जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखते हैं। अगर आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन भेज दिया है तो आपको किसी वीडियो कॉल को अटेंड करने की कभी आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुला कहता हूं, अगर ऑब्जेक्शन कर दिया आपने तो। कलकत्ता के अंदर मुकदमे करते हैं, मुंबई के अंदर मुकदमे करते हैं, दिल्ली के अंदर मुकदमे करते हैं। रहने वाला आदमी 1000 किलोमीटर दूर है, सिर्फ इस आधार पे कि हमारा बैंक खाता यहां पर है। क्या खैर क्षेत्राधिकार है, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन ये कानून का दुरुपयोग करना है। अगर आपको कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति ने 91 की एप्लीकेशन के साथ यदि इनके बैंक के रिकॉर्ड मंगवा लिए ना, कि कौन से अकाउंट में हमारा ईसीएस आपका क्रेडिट हो रहा है या कौन सा ईसीएस हिट हुआ है, बाउंसिंग के लिए बैंक खाते की डिटेल पेश करो। और वहां जब ब्रांच आई ना, तो इनके भी हवाले उड़ जाएंगे, क्योंकि ईसीएस टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है
और ये स्टेट मैटर है। इस मैटर पे एक लंबी चर्चा की जरूरत है जो हम करेंगे। लेकिन मैं तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी यदि लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं, किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो मैं यही कहूंगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जाकर एक बार, मैं लोन डिफॉल्टर हूं, मैं रिकवरी एजेंट हूं, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मैं क्रेडिट कार्ड हूं, वो वीडियो आप जरूर देखें। क्योंकि जिस वीडियो पे 3 दिन के अंदर अगर 2 लाख लोगों ने अगर व्यू दिए हैं, इसका मतलब कुछ तो उसमें है। और उन्हीं के अंदर बहुत बड़े गुरु मंत्र दिए हैं जिनके आधार पर आप अपना सर्वस्व काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स हम आपको देने की कोशिश करते हैं, आपके अधिकारों के बारे में अवगत करने की कोशिश करते हैं। आप यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इतना सा कहूंगा कि हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर मूव हो जाइए। यदि आप समर्थ नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेने में, कॉल बुकिंग करने में, तो आप यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको ढेरों चीजों के रिप्लाई मिल जाएंगे। साथियों, मार्च का महीना है, अवेयर रहिएगा फेक सेटलमेंट से भी, रिकवरी एजेंट से भी, और अपने मामलों को अच्छे तरीके से सेटलमेंट में आप निपटा सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते बहुत जल्द मिलता हूं आपको एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ, 105 टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।